हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी नोट्स। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट एंड जोल्वरन के बारे में। नाउ मूव ऑन, हम आगे बढ़ रहे हैं सेम टॉपिक को आगे कवर करते हुए। सेम पेज पर एक नया टॉपिक आता है, न्यू कंजर्वेटिज्म 1815। सबसे पहले आप बेटा समझो कंजर्वेटिज्म होता क्या है। कंजर्वेटिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी, एक सोच है। तो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म कौन थे, इसको हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं व्हाट इज कंजर्वेटिज्म। एक सोच है, बिलीव दैट द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक दैट। ये वो लोग हैं जो हमेशा उन चीज़ों के ऊपर विश्वास रखते हैं जो उन्होंने शुरू से ट्रेडिशनली बना के रखा है। जो रीति रिवाज पुराने समय से चली आ रही है, उसको ही कैरी आउट करना कंजर्वेटिज्म कहलाता है। एक कहने को समझे आप, हमारी आम भाषा में एक ऐसी सोच जो कई समय से चले आ रही है, उसमें ना ही तो कोई चेंजेस करना, ये सब कंजर्वेटिज्म कहलाता है। कैसी सोसाइटी? जो कंजर्वेटिज्म ने पूरे यूरोप में पहले से सोची थी। क्या सोसाइटी के बारे में सोचा था उन्होंने? मोनार्ची होना, यानी एब्सेंस ऑफ लॉ होना बेटा, किंग का रूल होना। द चर्च का रूल होना बेटा। सोशल हायरार्कीज, समाज की जो व्यवस्था है पहले उन्होंने बनाया था। समाज के अंदर जो भेद करके रखा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ऐसा जो उन्होंने बंटवारा किया था, इसको बना के रखना। प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। नोबल फैमिलीज का जो रूल चला आ रहा है बेटा, अरिस्टोक्रेसी जो चली आ रही है, ऑटोक्रेटिक रूल जो चला आ रहा है, जो किंग के द्वारा चला आ रहा है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना इन द फॉर्म ऑफ मोनार्ची, ये सब सोच किसकी थी? कंजर्वेटिज्म की थी। तो व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। हु आर कंजर्वेटिज्म? क्वेश्चन ये है कि हु आर कंजर्वेटिज्म। तो इसको हम समझते हैं, हु आर कंजर्वेटिज्म। यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड द ऑस्ट्रिया कॉल्ड द कंजर्वेटिव्स। यूरोप की कुछ शक्तियाँ जो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, इनको अलाइड पावर ही बोला जाता था उसमें यूरोप में। एक्चुअली क्या था बेटा, नेपोलियन का रूल धीमे धीमे बढ़ गया था। नेपोलियन का रूल इतना बढ़ गया था कि नेपोलियन धीमे धीमे पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर रहा था। मोनार्किक सिस्टम खत्म करके अपना सिस्टम लागू कर रहा था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को इन्वॉल्व कर रहा था उनकी आर्मी, उसकी आर्मी में भर्ती होने के लिए। और इसी के साथ टैक्स सिस्टम को ज़्यादा बढ़ा कर रहा था, क्योंकि उसको अंडर रिजोर्स में अपने डिफेंस के सारे आइटम्स खरीदने थे, परचेज करने थे। तो बेटा इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराने के लिए एक ग्रुप बनाया, उसको कहा गया कंजर्वेटिज्म अलाइड पावर, इसलिए इनको यूरोपियन पावर्स कहा गया। तो ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड द ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मीट एट वियना टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट फॉर यूरोप। और इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में, मैंने ईयर यहाँ मेंशन करना भूल गया हूँ बेटा, 1815 में किसको हराया? नेपोलियन को हराया। कहाँ हराया? वियना में। वियना क्या है? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो वियना में जाके हराया। और ये जो युद्ध था, ये जो वॉर था, ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट से जाके रुका, जिसका नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ वियना। यानी एक फॉर्मल एग्रीमेंट तक समझौता था, जिस समझौता का नाम पड़ा ट्रीटी का समझौता या ट्रीटी की संधि कही गई। और इसको 1815 में हुआ, तो 1815 बोला गया। वियना इज ए कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, सुनते हैं। इट वॉज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन यूरोपियन पावर यानी आपका यही ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया एंड नेपोलियन, होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ये एक फॉर्मल एग्रीमेंट था जो किसके बीच में हुआ था? यूरोपियन पावर, कंजर्वेटिज्म के बीच में और नेपोलियन के बीच में हुआ था। याद रखना, कंजर्वेटिज्म और नेपोलियन के बीच में होने वाली ट्रीटी कहलाई ट्रीटी ऑफ वियना। कहाँ हुई थी? वियना में 1815 में। अच्छा, इसका मेन मोटो क्या था, मेन एजेंडा क्या था? रिवर्ट द चेंजेस दैट वर ब्रॉट बाय नेपोलियन। उन सारे चेंजेस को अंडू कर देना, यानी वापस लागू कर देना जो नेपोलियन ने किए थे। तो क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या मेन पॉइंट्स है बेटा? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। ट्रीटी ऑफ वियना में ऑलमोस्ट 7 से 8 पॉइंट्स है, बट मैंने छोटे छोटे लाइन में आपके एग्जाम में, ताकि आपको याद करने में डिफिकल्टी ना हो, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके आऊँ बेटा। प्लीज फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए। पहला पॉइंट क्या था ट्रीटी ऑफ वियना में? ट्रीटी ऑफ वियना जब हुई तो क्या हुआ? द बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रांस। जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो गई थी, उसको वापस कंजर्वेटिव्स ने क्या किया बेटा? रिस्टोर कर दिया फ्रांस में। पहला पॉइंट, वापस से मोनार्की सिस्टम आ गया, बॉर्बन डायनेस्टी आ गई फ्रांस में। तो हम कह सकते हैं बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रांस। सेकंड पॉइंट क्या? फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज कॉन्क्वर्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जो टेरिटरी फ्रांस की जीती थी, ठीक है, उन सबको फ्रांस ने लॉस्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स मेड बाय नेपोलियन रिमेन अनटच। सारे परिवर्तन कर दिए थे ट्रीटी ऑफ वियना में, बट एक ही परिवर्तन नहीं किया था जो नेपोलियन ने किया था, उसका नाम था कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। जो जर्मन स्टेट स्पीकिंग स्टेट का मिलकर 39 राज्यों का जो एक कन्फेडरेशन बनाया था, संघ बनाया था नेपोलियन ने, उसको ही बचा के रखा, उसको रिमेन अनटच्ड किया, बाकी सारी चीजों को चेंज कर दिया था। तो एक ही चीज थी जो रिमेन अनटच्ड थी, कन्फेडरेशन 39 स्टेट मेड बाय नेपोलियन। फोर्थ पॉइंट, रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रशिया को किसका पार्ट दे दिया गया बेटा? पोलैंड का दे दिया गया। ठीक है, फिर रशिया ने जबरदस्ती पोलैंड के ऊपर रशियन लैंग्वेज लागू करी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट
सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्थन इटली यानी इटली के नॉर्थन पार्ट का पूरा कंट्रोल दे दिया गया। सो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्ट पॉइंट्स। मैंने इसको एक एक लाइन बनाने की कोशिश करी जिससे आपको आसानी हो, यू कैन कैच इजिली दिस पॉइंट्स एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स आफ्टर लिसनिंग सच पॉइंट्स, ठीक है, और आप इसको आसानी से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये मेरा नोट्स समझ में आए होंगे बेटा। कीप सपोर्टिंग मी, विल मीट यू सीन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।